हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट पॉली क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। आज बच्चों हम आपको इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने आपको क्वांटम नंबर से रिलेटेड कुछ जानकारी दी थी और एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका इसके पहले वाले सब वीडियो में हमने बता दिया था। आज हम आपको पीरियोडिक टेबल बताते हैं। अगर आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक में कुछ जो चीज़ न समझ में आई हो तो आप कमेंट करिएगा, उसको हम फिर से दोबारा बताएंगे। आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो आप भी जाकर प्लीज़ वीडियो देख लीजिए, जिससे आगे जो हम पढ़ाएं आपको अच्छे तरीके से समझ में जाए। तो हम पढ़ते हैं आज क्या पीरियोडिक टेबल नया चैप्टर आपका है। आपके सिलेबस में जो देखिए एटॉमिक नंबर, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, ये तीनों चैप्टर एक साथ एक चैप्टर कर दिया है, जिसको हम अलग अलग से बता रहे हैं। आज हम पढ़े पीरियोडिक टेबल। और नया चैप्टर क्या है? पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले टॉपिक हमारा क्या है? तत्वों का वर्गीकरण। तत्वों का वर्गीकरण। देखिए, तत्वों को वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्वों का वर्गीकरण की आवश्यकता हमें तत्वों को सही तरीके से पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम तत्वों को का वर्गीकरण किए गए हैं, जिसमें से काफ़ी वैज्ञानिक आए, डार्विन आए, फिर न्यूलैंड-कस्टक नियम, न्यूलैंड-कस्टक नियम, प्राउस्ट की परिकल्पना आई, ड्यूमा की सजातीय श्रेणी, फिर यही सब आए जिन्होंने तत्वों को अपने हिसाब से वर्गीकृत किया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या? प्राउड की परिकल्पना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राउड की परिकल्पना। हाइपोथेसिस ऑफ प्राउड। देखिए, हाइपोथेसिस प्राउड ने ये बताया कि प्राउड ने अपना परिकल्पना किसके आधार पर दिया था? जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में क्या? जॉन डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु भारों का एक लिस्ट जो है जारी किया। परमाणु भारों एक सूची या सूची जारी किया। जॉन डाल्टन सन 1808 ईस्वी में परमाणु भारों का एक लिस्ट जारी किया, सूची जारी किया था। जब इन्होंने 1808 ईस्वी में परमाणु भारों का जो एक लिस्ट जारी किया, तो इस लिस्ट के बेसिस पर प्राउड ने अपनी परिकल्पना सन 1815 ईस्वी में दिया। उन्होंने अपनी परिकल्पना में यह बताया कि जो भी कोई भी परमाणु हो, कोई भी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बना है। क्या? कोई भी तत्व जब बनेगा तो हाइड्रोजन से ही मिलकर बनेगा। यह किसने कहा? प्राउड ने कब कहा? सन 1815 ईस्वी में। क्या? सन 1815 ईस्वी में इस सूची के आधार पर सन 1815 ईस्वी में इस सूची के आधार की सूची जो डाल्टन ने परमाणु भारों का एक सूची जारी किया था, लिस्ट। तो सन 1815 ईस्वी में इस सूची के अनुसार प्राउड ने के आधार पर प्राउड ने
एक परिकल्पना या विचार दिया, प्राउड ने एक परिकल्पना दिया कि सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं, सभी तत्व हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। क्या कहा देखिए, जॉन डाल्टन ने क्या सन 1808 ईस्वी में परमाणु भारों की एक सूची जारी किया था कि कौन सा किस तत्व का परमाणु भार क्या होगा, किस तत्व का परमाणु भार क्या होगा। इस प्रोसेस पर सन 1815 ईस्वी में क्या वो जो प्राउड वैज्ञानिक थे, उन्होंने तत्वों के वर्गीकरण करने के लिए एक जो है नियम दिया। तो उन्होंने बताया कि जो भी तत्व होता है वह हाइड्रोजन परमाणु भारों से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। लेकिन फिर बाद में यह समस्या आ गई कि देखिए, जब किसी भी व्यक्ति या किसी भी तत्व का एलिमेंट का नाम हम लिखने, एलिमेंट का अगर हम नाम देंगे, प्रॉपर नाम कैसे होगा? उसका एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। फिर जब हम किसी पूर्ण संख्या से उसको परिभाषित करें तब उसका नाम एक परफेक्ट नाम होगा। अगर हम उसको वहीं कह दें 19 पॉइंट में आ जाए या फिर किसी में आ जाए, पूर्ण संख्या होगी नहीं। तो समस्या यह आ गई। उन्होंने देखा, बाद में यह देखा गया, देखिए इस विफलता का कारण यहाँ लिख लीजिए, विफलता का कारण क्या था कि कुछ तत्वों का जो परमाणु भार पॉइंट में आया था, पूर्ण संख्या में नहीं था। इसका कारण, मेन कारण यही था इनकी विफलता का कारण। इनकी कल्पना के विफलता का मेन कारण क्या था कि कुछ तत्वों का परमाणु भार, पूर्ण संख्या नहीं थी। कुछ तत्वों का परमाणु भार पूर्ण अंक में, कुछ तत्वों का परमाणु भार का पूर्ण अंक में न होना, ठीक है। ये क्या थे? तत्वों का वर्गीकरण आ सकता है के ऊपर, जिससे हम तत्वों को आसानी से पढ़ सके, आसानी से जान सके उनके विषय में। तो सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण करने के लिए प्राउड ने अपनी परिकल्पना दिया, हाइपोथेसिस दिया। उन्होंने देखा कि जब डाल्टन ने 1808 ईस्वी में तत्वों के परमाणु भारों का एक लिस्ट जारी किया, तो उस बेसिस पर उन्होंने अपना एक मत दिया सन 1815 ईस्वी में। उन्होंने कहा कि जो भी तत्व हैं वो सभी हाइड्रोजन के परमाणु भारों से मिलकर बने होते हैं। लेकिन बाद में जब यह समस्या आई कि देखा गया कि जो काफ़ी तत्व थे जिनका जो परमाणु भार था माइनस नहीं, पॉइंट में आ गया, जिससे पॉइंट में आने से उनका यह जो हाइपोथेसिस जो परिकल्पना थी वह विफल हुई। लिखिए इतना, इसके साथ लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राउड की जो परिकल्पना थी जब विफल हुई, उसके बाद कौन सा वैज्ञानिक आया? डोबेराइनर ने त्रिक नियम अपने बनाने का एक त्रिक नियम था। उन्होंने अपने नियम में बताया कि जब हम किसी तत्व के परमाणु भारों को उसके बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो पहला और तीसरा का औसत योग बीच वाली संख्या के बराबर आएगा, बीच वाले परमाणु भार के बराबर आएगा। देखिए क्या वाला था, कौन थे? डोबेराइनर। उन्होंने यहाँ मत कब दिया था? वैज्ञानिक नाम
डोबेराइनर कब दिया था? सन 1829 ईस्वी में। देखिए इस नियम में उन्होंने क्या बताया था, इस नियम के अनुसार डोबेराइनर का त्रिक नियम, इस नियम के अनुसार किसके नियम? डोबेराइनर का जो त्रिक नियम था, इस नियम के अनुसार जब हम तत्वों एलिमेंट को, जब हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे, उनके बढ़ते क्रम में रखेंगे, तत्वों को उनके बढ़ते क्रम में रखने पर रखेंगे तो यह देखेंगे, इस नियम को जब तत्वों को, इस नियम के अनुसार जब तत्वों को उनके बढ़ते हुए क्रम में रखा तो यह पाया कि पहले तत्व का परमाणु भार तथा तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत योग, परमाणु भार का औसत योग बीच दूसरी वाली संख्या के बराबर है, दूसरी वाली परमाणु भार के बराबर आएगा। तीसरे तत्व का परमाणु भार का औसत योग तीसरे वाले परमाणु भार के योग, परमाणु भार के बराबर आएगा, दूसरे वाले परमाणु भार के बराबर आएगा। देखिए चलिए हम लेते हैं, देखिए यहाँ बताते हैं आपको, जैसे हमने लिए परमाणु भार को बढ़ते हुए क्रम में जब रखा तो हमने लिया, क्या लिया था कि लिथियम लिया, सोडियम लिया और ये पोटेशियम लिया। लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7, अब सोडियम कितना होता है? 23, और इसका कितना होता है? पोटेशियम का 39, क्योंकि देखिए 18 दूना 36, 19, सॉरी पोटेशियम का 19 होता है ना, तो यहाँ देखिए 19 होगा, 19 दूना 38 हुआ, और एक +1 होता है। जब ऑड रहता है दुगुना करके एक जोड़ा जाता है, और जब इवन रहता है तो वो दुगुना करके सिर्फ वही हो जाता है, क्या? उसका परमाणु भार। ये 1 से 20 तक का रूल है। देखिए हमने क्या बताया कि जब पहला वाला और तीसरे वाले का औसत योग लेंगे, औसत योग लीजिए 7 + 39/2। देखिए 39 और 7 कितना होगा? 46, 46/2 जब करेंगे क्या आ जाएगा? 23, क्या आ जाएगा? 23। देखिए 23 ही आएगा नहीं, तो उनके नियम के अनुसार कहा गया था कि जब पहला और दूसरा तीसरा लास्ट वाले तत्व का औसत योग लेंगे तो जो उनका जो वैल्यू आएगी वो है बीच वाले एलिमेंट के परमाणु भार के बराबर आएगा। तो ये देखिए इसका परमाणु भार 23 होता है, और ये 23, लेकिन यह नियम कुछ तत्वों के लिए सिर्फ लागू हुआ, उसके बाद इनका भी नियम विफल हो गया। यहाँ लिख दे रहे हैं, यह नियम कुछ ही तत्वों के लिए लागू हुआ।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए जब इनका भी नियम विफल हुआ तब आया कौन सा वैज्ञानिक? न्यूलैंड। न्यूलैंड का एक अष्टक नियम है, उसको हम आगे बढ़ते हैं। देखिए किसी एक का नियम विफल करने के लिए कोई न कोई एक वैज्ञानिक आ ही जाते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूजन न लीजिएगा। अब इनके बाद देखिए कौन, डुबराइनर के बाद कौन सा वैज्ञानिक है? न्यूलैंड। न्यूलैंड का उन्होंने बनाया कि न्यूलैंड का अष्टक नियम दिया। तीसरा क्या था? न्यूलैंड का अष्टक नियम। देखिए उन्होंने अपने नियम में यह बताया कि जब हम तत्वों को उनके परमाणु भारों को बढ़ते हुए क्रम में रखेंगे तो पहला तत्व अपने आठवें वाले तत्व से समान गुणधर्म में पाया जाएगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने यह मत कब दिया था? यह नियम वैज्ञानिक दिए पहले। वैज्ञानिक कौन थे? न्यूलैंड। सन 1864 ईस्वी में। नियम क्या था? नियम में था कि जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में क्या कहा? जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में समायोजित करेंगे, बढ़ते क्रम में समायोजित करेंगे तो क्या है? जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते क्रम में समायोजित करेंगे तो पहला तत्व अपने आठवें तत्व से समान गुणधर्म में पाया जाएगा। आठवें वाले तत्व से समान गुणधर्म में पाया जाएगा। देखिए ये जो यह नियम था, यह नियम केवल पोटेशियम 40, क्या पोटेशियम का परमाणु कितना होता है? परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19 होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है? 40। यह नियम पोटेशियम 40 तक ही लागू हो पाया। उन्होंने इसके लिए क्या लिया था? लिथियम। इसके पहले उन्होंने लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर सोडियम लिया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन लिया। अब देखिए क्या क्या लिया? लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर। इसी ध्यान दीजिए कि देखिए इस संगीत का सुर होता है, क्या होता है? एक संगीत का सुर क्या होता है? सा, रे, गा, मा, प, ध, नि, सा।
सा रे गा मा प ध नि सा। देखिए जिस प्रकार संगीत का सुर देखिए पहला है, प्रत्येक ये पहला शब्द अपने 8वें शब्द से मिलान कर रहा है। क्योंकि देखिए सा से शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वें पे आकर फिर सा हो गया। तो यह नियम क्या बताता है कि जिस प्रकार संगीत का पहला शब्द संगीत के सुर में संगीत का पहला शब्द अपने 8वें शब्द से मिलान करता है, इसी प्रकार ये जो नीलकंठ का अष्टक नियम था अपने पहले वाले तत्व से 8वें वाले तत्व से मिलान करता है। क्या? गुणधर्म में। देखिए लिथियम पहला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। अभी जब ये इसके साथ मिलान होगा, मतलब ये इसके साथ हो गया मिलान। लिथियम का सोडियम के साथ होगा, बेरिलियम का मैग्नीशियम के साथ। देखिए बताते हैं। देखिए जिस प्रकार लिथियम सोडियम के साथ है, उसी प्रकार देखिए बेरिलियम मैग्नीशियम के साथ होगा। कैसे? देखिए अब हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, 8 पे आया ना। फिर अब बेरिलियम देखिए, इसको फिर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इसी प्रकार ऐसे इधर भागेंगे तो इधर भागता जाएगा। तो ये इसके साथ गुणधर्म समानता रखेगा, ये इसके साथ रखेगा गुणधर्म समानता। चलिए इसके साथ लीजिए। चलिए ठीक है ना, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो हम डाल्टन का जो है मेंडलीफ का और सारे पढ़ेंगे। क्या? मेंडलीफ का और सारे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो में जरूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, कमेंट करिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।